कपिल सिब्बल हैं तो राज्यसभा के सदस्य, लेकिन किसी पार्टी में नहीं हैं, पर वे हर उस जगह सक्रिय हैं जहां ईडी या जांच एजेंसी सक्रिय है। कपिल सिब्बल बिना बुलाए हर उस मौके को लपक लेते हैं जिनसे उनका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं। सिब्बल खास तौर से ईडी को लेकर आक्रामक रहते हैं, कभी कार्ट का तो कभी सरकार और कभी ईडी के अधिकारियों पर सवाल उठाने वाले सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट से आज भी टकासा जवाब मिला है। जब कपिल सिब्बल ने पूछा कि जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट होता है तो क्या ईडी उन्हें भी बुला सकती है, इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ऐसा कर सकती है। मामला तमिलनाडु का है, जहां ईडी की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने कुछ सप्ताह पहले रेत खनन से जुड़े एक मामले में तमिलनाडु के 4 जिलों के कलेक्टर को उचित दस्तावेज के साथ पूछताछ के लिए तलब किया था। ईडी की ओर से समन जारी होने के बावजूद ये चारों जांच एजेंसियों के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इस केस की सुनवाई की। तमिलनाडु की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमित आनंद कोर्ट में पेश हुए थे, जबकि वेल्लोर, अरियालूर, करनूर और तिरुचि के कलेक्टर की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील पेश की। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि वे चारों जिले के कलेक्टर न तो गवाह हैं और न ही आरोपी। ऐसे में क्या ईडी इस तरह से किसी को भी तलब कर सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाँ, जांच एजेंसी किसी भी सूचना के लिए किसी को भी पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। साथ ही शीर्ष अदालत ने चारों जिलों के कलेक्टर्स को ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। दरअसल ये पूरा मामला चारों जिलों में रेत खनन स्थलों से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के चारों कलेक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान है और वे इसकी तैयारियों में जुटे हैं, लिहाजा जांच एजेंसी के समक्ष सशरीर पेश होने में असमर्थता है। साथ ही उन्हें सूचना इकट्ठा करने के लिए भी वक्त चाहिए। चारों जिलों के जिलाधीशों ने कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसियों ने उनसे जो सूचनाएं मांगी हैं जिले के अन्य विभाग से संबंधित हैं। ऐसे में उन्हें एकत्र कर उनका पुष्टि करना जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि उसका चारों जिलों के कलेक्टर ये व्यवहार सुप्रीम कोर्ट के 27 फरवरी के आदेश के प्रति बहुत ही कम सम्मान को दर्शाता है। कोर्ट ने अपने आदेश में चारों को समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। तमिलनाडु की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया, ईडी की ओर से मांगी गई जानकारी मुहैया कराने के लिए अधिकारी सूचनाएं जुटा रहे हैं। वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ऐसे में उनके पास कानून व्यवस्था को बनाए रखने समेत अन्य कई तरह की जिम्मेदारियां हैं। और इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने साफ लहजे में कहा कि कलेक्टर्स को इस कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वे चारों जिलों के कलेक्टर न तो गवाह हैं न ही आरोपी। क्या ईडी इस तरह से किसी को भी बुला सकती है? इस पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, हाँ, वे ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 2024 को दिए अपने आदेश में तमिलनाडु के चारों जिलों के कलेक्टर को ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि ये सभी शीर्ष अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए थे। बाद में इन्होंने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए व्यक्तिगत तौर पर पेश होने में असमर्थता जताई थी। कोर्ट ने उनके जवाब को खारिज करते हुए 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल को आत्ममुग्ध बौना कहते हैं। अब यही सवाल बीजेपी ने किया कि कोई इतना आत्ममुग्ध कैसे हो सकता है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसवी राजू ने हाईकोर्ट में कहा था कि आज केजरीवाल का रवैया ये है कि वो एक संत हैं, लेकिन वास्तव में केजरीवाल ने जो किया वो बहुत ही चतुराई से किया। आम आदमी जेल जाते हैं, लेकिन मैं सीएम हूं तो क्या देश को लूट सकता हूं, पैसे बना सकता हूं और रिश्वत ले सकता हूं? लगता है ईडी और कुमार विश्वास काफी हद तक अरविंद केजरीवाल को लेकर सही कह रहे हैं। शराब घोटाले के किंगपिन केजरीवाल जेल क्या गए? आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर के साथ खड़ा कर दिया। उसके बाद बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया। असल में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने एक बार फिर कैमरे के सामने आकर एक पर्चा पढ़ा और बताया कि ये पत्र केजरीवाल ने जेल से भेजा है। जेल से भेजे गए संदेश को सुनाते हुए सुनीता ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि केजरीवाल ने विधायकों को जनता की सेवा में जुटने को कहा है। लेकिन विवाद सुनीता केजरीवाल के पर्चा पढ़ने पर नहीं, बल्कि उनके पीछे लगी तस्वीरों पर शुरू हुआ। असल में अरविंद केजरीवाल जब कोई संदेश दिया करते थे तो उनके पीछे दीवार पर भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी होती थी। लेकिन सुनीता केजरीवाल जब उस कुर्सी पर बैठी तो दोनों महापुरुषों के बीच केजरीवाल की तस्वीर लगा दी गई। ये एक तरह से आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की तुलना शहीद आजम भगत सिंह और अंबेडकर से करने की कोशिश की। इसको देखते ही बीजेपी सक्रिय हो गई और उसने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया। ये पहली बार है जब आम आदमी पार्टी ने दोनों महापुरुषों के बीच केजरीवाल की तस्वीर लगाई। दिल्ली भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
आपियों के लिए ये लाइन इन दिनों एकदम सटीक बैठ रही है। शराब की दलाली खाकर घोटाला कर जेल पहुंचा शराब का सरगना केजरीवाल अब अपनी तुलना शहीद भगत सिंह जी से और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से करने लगा है। आखिर कोई इतना आत्ममुग्ध कैसे हो सकता है? भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के साथ केजरीवाल का फोटो लगाना बहुत ही गलत और अपमानजनक। एक आदमी जो शराब माफिया के केस में आरोपी है, उसकी फोटो बाबा साहेब के समकक्ष लगाना शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी का ये अपराध अक्षम्य है। केजरीवाल की पत्नी ने वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सुनीता केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी, आपके केजरीवाल ने सभी विधायकों के लिए जेल से एक संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं और इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का दौरा करे, उनसे पूछे उनको कोई समस्या तो नहीं, जिसकी समस्या हो उसे दूर करो। मैं सिर्फ सरकारी विभागों की समस्या का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें बाकी समस्याओं के समाधान करने की जरूरत है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी भी वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाने और गिरफ्तार होने के बावजूद पद से इस्तीफा नहीं देने की जिद ठान कर बैठे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कड़ी नसीहत दे डाली। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि व्यक्तिगत हित राष्ट्रहित से बड़ा नहीं होता, इसलिए लोगों को राष्ट्रहित के मद्देनजर व्यक्तिगत हितों को नजरअंदाज करना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी अरविंद केजरीवाल को सीएम पद पर बने रहने के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान की। हालांकि हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट ने पद छोड़ने का फैसला केजरीवाल पर छोड़ा है। हालांकि कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कई बार व्यक्तिगत हित के ऊपर राष्ट्रहित को रखना होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला से जुड़े केस में जेल में बंद हैं। वे जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता की ओर से दायर PIL को खारिज कर दिया। गुप्ता ने केजरीवाल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का हवाला देकर उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की थी। कोर्ट जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि ये केजरीवाल का व्यक्तिगत फैसला होगा कि उन्हें बने रहना है या नहीं। कोर्ट ने केजरीवाल पर फैसला छोड़ते हुए ये भी कहा कि कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रहित के अधीन रखना पड़ता है। अदालत ने कहा कि वो इस मुद्दे पर फैसला नहीं ले सकते, ये दिल्ली के LG या भारत के राष्ट्रपति को करना है। कोर्ट ने कहा कि हम कैसे घोषणा कर सकते हैं कि सरकार नहीं चल रही। LG ये फैसला लेने में पूरी तरह से सक्षम है, उन्हें हमारे गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, हम उन्हें सलाह नहीं दे सकते। कानून के मुताबिक उन्हें जो करना है वे करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका का समाधान LG या राष्ट्रपति के पास है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद गुप्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने की एक और याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। कोर्ट ने तब भी कहा था कि ये फैसला LG को लेना है। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। वे इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा था। भाजपा लगातार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उदयनिधि स्टालिन की राह पर चलकर सनातन का खुल्लम खुल्ला विरोध करने की कीमत कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले उठानी पड़ रही है। इस मामले पर पहले ही कई नेता कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। ताजा मामला कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ का है, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में गौरव वल्लभ ने पूरी कांग्रेस को दिशाहीन बताया। गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते, ऐसे में पार्टी में बना रहना मुश्किल है। गौरव वल्लभ ने सोशल मीडिया X पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे की फोटो शेयर पोस्ट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इस कारण मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने खड़गे को भेजे इस्तीफा लेटर में लिखा कि भावुक हूं और मन व्यथित है। काफी कुछ कहना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। फिर भी आज मैं अपनी बातें आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है सच छुपाना भी अपराध है और ऐसे मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। गौरव वल्लभ ने कहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस के रुख से मैं क्षुब्ध हूं। मैं जन्म से हिंदू, कर्म से शिक्षक हूं। पार्टी के इस स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया।
पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं। हालांकि वल्लभ पहले नेता नहीं है जो सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस पर सवाल उठा चुके हैं। कुछ समय पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस मुद्दे पर पार्टी को घेरा था। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा था कि ऐसे मुद्दों से दूर रहना चाहिए, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। 2024 फरवरी में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को बाहर कर दिया गया। उनके खिलाफ अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहने के आरोप लगे थे। और खास बात यह है, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीते साल दिसंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद लिखा था, सनातन का शाप ले डूबा। तब कांग्रेस को 5 राज्यों में तेलंगाना में जीत हासिल हुई थी, जबकि पार्टी को राजस्थान, छत्तीसगढ़ गंवाना पड़ा। मार्च में ही गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने भी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने खड़गे को पत्र लिखा था और जैसा कि आप जानते हैं, जब कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने अयोध्या में बालक राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से दूरी बनाई थी, तब मैंने 11 जनवरी 2024 को अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी। उन्होंने लिखा कि प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के ही पूजनीय नहीं है, बल्कि भारत की आस्था हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण ठुकराने से भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस लोगों की भावनाओं को समझने में असफल हो गई। उन्होंने लिखा कि मैं कई लोगों से मिला जो इस बात से नाराज थे कि कांग्रेस ने किस तरह से अयोध्या में महोत्सव से दूरी बनाकर भगवान राम का अपमान किया। ध्यान भटकाने और इस मौके का अपमान करने के लिए राहुल गांधी ने असम में बवाल करने की कोशिश की, जिससे हमारा पार्टी कैडर और भारत के नागरिक ज्यादा नाराज हो गए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। Bureau Report, News of India. मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर यही सवाल न जाने कब से पूछ रही है कि घोटाला हुआ तो पैसे कहां गए। किसी के घर से एक चवन्नी भी नहीं मिली। दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। ये पूरी साजिश आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी की तरफ से रची गई। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तो छोड़िए, अदालत में भी यही सवाल केजरीवाल और सिसोदिया के वकीलों ने बार बार दोहराया कि पैसा है तो कहाँ है, मिला नहीं, और कहते हैं कि घोटाला हुआ है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें पेश करते हुए ईडी के वकील एसवी राजू ने साफ साफ बता दिया कि पैसा कहां गया और वो बरामद क्यों नहीं हुआ। ईडी की तरफ से जो कुछ कहा गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी और उसके आधा दर्जन से अधिक महंगे वकील अब इसी सवाल को नहीं दोहराएंगे कि पैसा कहां गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में लंबी बहस चली। दोनों तरफ से कई दलीलें दी गईं। केजरीवाल की तरफ से 3 वकील पेश हुए तो ईडी की तरफ से एसवी राजू। केजरीवाल की तरफ से वकीलों की फौज को देख कोर्ट ने कहा कि एक याचिकाकर्ता के लिए एक ही वकील बोले, बाकी अपनी दलीलें लिख कर दें। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ईडी की तरफ से पेश हुए एएसवी राजू ने कहा, शराब घोटाला हुआ है, तथ्य संदेह से परे है। पैसों की बरामदगी नहीं होने को लेकर भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहली बार स्पष्ट जवाब दिया। ईडी ने समझाया कि लाश नहीं मिलने पर भी मर्डर केस में दोषी करार दिया जाता है। ईडी के वकील ने कहा कि आरोप लगाया जाता है कि हमने केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव की वजह से की, लेकिन ये सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था, चुनाव के वक्त नहीं हुआ है। ये सिर्फ कोर्ट को असली मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा रहा है। खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाला 3-3 वकीलों की फीस कहां से दे रहा है? अभी तो हमें आम आदमी पार्टी के खातों को भी देखना है। अब तक 162 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी की भी हो सकती है। अगर हम अभी करेंगे तो ये कहेंगे कि चुनाव के वक्त किया। कहा जा रहा है कि ईडी अभी एक्टिव हो गई है। ऐसा नहीं है कि ईडी अभी एक्टिव हो गई है, ईडी कई सालों से एक्टिव है। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत नष्ट किए गए। आप समय समय पर अपना मोबाइल बदलते हैं, आप बिचौलिए के जरिए काम करते हैं और तस्वीर में नहीं आते हैं, कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, आपने बहुत चालाकी से किया, लेकिन हमने सब उजागर कर दिया। पैसों की बरामदगी से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए ईडी ने कहा, यदि हम साबित कर देते कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं तो बरामदगी प्रासंगिक नहीं। राजू ने कहा कि तर्क दिया जाता है कि मेरे घर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने किसी और को दे दिया तो कहां से मिलेगा? आपके घर में से
एएसजी ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि योर ऑनर, आप इस बात से अवगत हैं कि बहुत से केसेस में शव बरामद नहीं होते, लेकिन मुकदमा चलता है और दोष भी साबित होते हैं। डेड बॉडी नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं कि हत्या नहीं हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी को गलत बताते हुए लोकसभा चुनाव से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए, बदनाम करने के लिए उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया। सिंघवी ने एक बार फिर दावा किया कि ईडी ने दबाव डालकर आरोपियों और गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलाए गए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बीजेपी ने जो झटका दिया उसका अंदाजा भी किसी को नहीं था। कांग्रेस जिससे मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी कर रही थी और जो एक दिन पहले तक कांग्रेस के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट कर रहा था, वह सुबह होते ही बीजेपी के दफ्तर जा पहुंचा और उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। हम बात अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह की कर रहे हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने विजेंद्र सिंह को पार्टी में शामिल कराया और इस मौके पर विजेंद्र सिंह ने कहा, सभी को राम राम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। एक तरह से घर वापसी हो रही है। खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा है। अब हम विदेश में भी आसानी से जा सकते हैं। मैं पहले वाला विजेंद्र हूँ। जो गलत लगेगा उसे गलत कहूँगा और जो सही लगेगा उसे सही। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने एक्स पर एक लाइन में पोस्ट किया था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। उन्होंने लिखा कि जनता जहां चाहे मैं तैयार हूं। 2019 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए विजेंद्र को अपने पहले चुनाव में ही हार का सामना करना पड़ा था। विजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में उन्होंने कदम रखा। कांग्रेस ने उन्हें दक्षिण दिल्ली से सीट से टिकट दिया। बीजेपी के रमेश विधुड़ी से वे हार गए और पार्टी से जुड़े रहे। दिसंबर 2023 में सोशल मीडिया पर राजनीति से संन्यास देने की बात कही। विजेंद्र सिंह का राजनीतिक करियर बेहद छोटा रहा। रमेश विधुड़ी के खिलाफ चुनाव हारने के बाद राजनीति में उनकी सक्रियता कम हो गई और दिसंबर 2023 में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, राजनीति को राम राम। इसके बाद कयास लगाए गए कि विजेंद्र राजनीति से दूरी बना चुके हैं।